आज की कहानी है भारत के पावर कैपिटल कहे जाने वाले कोरबा शहर के पास स्थित एक गांव की। छत्तीसगढ़ के इस कोरबा टाउन को वैसे तो थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का गढ़ माना जाता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि इसी कोरबा टाउन के बीच से गुजरता है हसदेव आरंत का जंगल, जिसे छत्तीसगढ़ का लंग्स भी बोला जाता है। और कोरबा की इसी फॉरेस्ट जोन में हसदेव एलिफेंट कॉरिडोर भी पड़ता है। यहाँ रहने वाले ट्राइब्स बताते हैं कि पिछले 2000 सालों से इस जंगल में रहने वाले हाथियों का झुंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सेम माइग्रेशन पाथ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज काफी वायरल हो रही थी कि हसदेव आरंत के जंगल को काट कर गवर्नमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है। इसी चक्कर में बहुत सारे पेड़ काटे गए और हाथियों के रहने के कई ठिकाने भी तबाह हो गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि हाथी के झुंड अब उस फॉरेस्ट रेंज में पड़ने वाले गांवों को अपना निशाना बनाने लगे। और आज की कहानी इसी हसदेव फॉरेस्ट रेंज में पड़ने वाले एक गाँव की है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी था ताकि आप लोग लोकेशन से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं। फिलहाल उसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर भोला भाई ने मुझसे अपनी एक भयानक आप बीती शेयर की है और उनके द्वारा भेजे गए ईमेल को अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल काम है और इसीलिए मैं आपको पॉकेट ब्रोकर के एक बहुत ही अमेजिंग फीचर सोशल ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहता हूं। यहां सक्सेसफुल ट्रेडर्स के ट्रेड को कॉपी करके बिगिनर्स भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को काफी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उनकी रेटिंग, सक्सेस रेट और दूसरे यूजर्स के फीडबैक का रेफरेंस ले सकते हो। इसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी सीखने और ट्रेड कॉपी करने के साथ ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। ये एक गेम चेंजर है और यहाँ स्टार्ट करना भी काफी आसान है। पिन कमेंट में आपको पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपने ईमेल, गूगल या फेसबुक से साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप करने के टाइम जब स्क्रीन पर आ रहा मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा 100% बोनस, मतलब सीधा डबल अमाउंट। फिर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल ट्रेडर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। अब चलिए मैं एक ट्रेड लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सिग्नल्स फॉलो किया और मैंने एक ट्रेड लिया। फिलहाल ये रहा रिजल्ट। मैंने इस ट्रेड से मुनाफा बना लिया है। अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो पॉकेट ब्रोकर आपको रेडी टू यूज ट्रेड सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है, जहां सिर्फ एक क्लिक में आप किसी भी ट्रेड का स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और टाइमिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई यूजर किसी ट्रेड की टेक्निकल एनालिसिस करना चाहता है तो उसके लिए भी पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर बिल्ट इन इंडिकेटर्स और चार्ट्स मौजूद हैं। पॉकेट ब्रोकर कंसिस्टेंट ट्रेडर्स को डेली बोनस भी प्रोवाइड करता है और यहाँ विड्रॉल पर 0% कमीशन है। साथ ही आपको मिलता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो आज ही पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करते टाइम स्क्रीन पर जो मेरा प्रोमो कोड आ रहा है उसे यूज करना मत भूलना। उसे यूज करते ही आपको मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस। अब चलिए कहानी पर वापस आते हैं। अभी भोला के साथ जो घटना घटी वो 2009-10 के बीच की है। भोला बताते हैं कि मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था और हर गर्मी की छुट्टी पे मैं अपने मामा के यहाँ चला जाया करता। पर इस बार जब गर्मी की छुट्टी पड़ी तो मैंने डिसाइड किया कि मामा के घर ना जाके मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर जो चिमनी का भट्टा है जहाँ पर ईंट बनाई जाती है, वहीं भट्टे में जाके कुछ काम करूंगा और काम करके मैं कुछ पैसे कमा लूंगा, जिससे मैं अपने आगे की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं और घर वालों का बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब चूंकि भोला के गांव से कई लोग ऑलरेडी उस चिमनी में काम करते थे तो इसके लिए चीजें थोड़ी आसान हो गई। भोला ने इस बारे में अपनी माँ से बात की और बोला कि माँ, अभी 2 महीने की गर्मी की छुट्टी पड़ी है तो मैं सोच रहा हूँ जाके भट्टे में काम कर लूँ। तो उसकी माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, तुम्हें काम करना है तो जाओ, पर एकदम टाइम पर घर वापस आ जाना, क्योंकि एक तो रास्ते में जंगल पड़ता है और फिर उसके बाद NH वाला रूट भी पार करना होता है। शाम होने के बाद बड़े बड़े ट्रक्स उस रास्ते पर आते जाते हैं, तो तुम बहुत ही ध्यान से घर वापस आना। क्योंकि भोला था तो बच्चा ही यार, स्कूल में पढ़ता था अभी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी माँ कंसर्न होगी। भोला ने माँ से बोला कि ठीक है माँ, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा, एक चीज और समझना कि भोला की उम्र इस समय कोई 14-15 साल की थी। लीगली तो 18 साल के बाद ही आप इंडिया में किसी कंपनी में या फिर कहीं पर भी काम कर सकते हैं, पर गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में देखते हैं कि भाई कौन कर्मठ है, कौन ज्यादा देर तक काम कर सकता है, और अक्सर ऐसे सेटअप में एज कोई फैक्टर नहीं होता है। भोला ने अपने गांव के कुछ लोगों से बात की और फाइनली इसके काम करने का जुगाड़ उस चिमनी में हो जाता है। अब एक चीज और समझना कि जो वो प्लांट था जहां पर ये पूरा ईंट बनाने का काम होता था, वहां 2 शिफ्ट चलते थे और हर वर्कर को 1 वीक डे शिफ्ट में और 1 वीक नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता था। और जो इनका पेमेंट है वो भी वीकली बेसिस पे ही इनको दिया जाता था।
अब अगले दिन से भोला को काम पर जाना था। जब ये सुबह उठा सो के तो माँ ने इसके लिए टिफिन बना दिया। भोला अपनी साइकिल उठाता है और माँ से टिफिन लेके सुबह 7:30 बजे ये सीधा पहुंच जाता है उस चिमनी पे। अब अगले 1 हफ्ते तक भोला ने उस चिमनी पर बहुत अच्छे से काम किया। अब यहाँ भोला को उस हफ्ते का पेमेंट मिलता है और फिर उस प्लांट के सुपरवाइजर ने भोला को नाइट शिफ्ट अलॉट कर दिया। भोला बताते हैं कि उस नाइट शिफ्ट में कोई 12-13 लोग ही काम करते थे और जो वो चिमनी थी उसके 15-20 मीटर के दायरे में सारे रॉ मटेरियल रखे गए थे, जैसे जिप्सम, चूना, रेत, बजड़ी और राखड़। जो जले हुए कोयले का राख होता है उसे राखड़ बोलते हैं। भोला और उसके साथ काम करने वाले लोग इन्हीं रॉ मटेरियल्स को ढो के मिक्सर में डालते थे और फिर वहां से ईंट बनने का प्रोसेस शुरू होता था। अब उस रात भोला बाकी लोगों के साथ काम कर रहे थे। अब ऐसा होता था कि जहां पर वो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वहां से कुछ लोग सामान ढो के पहले चिमनी तक जाते थे और उसी बीच कुछ लोग चिमनी से वापस आ रहे होते थे दोबारा वो सामान कलेक्ट करने के लिए। अब भोला बताते हैं कि उस रात करीब 12:15 बजे मैं 2-3 लोगों के साथ चिमनी के पास था। वहां अंदर मशीन चल रही थी और इसी बीच जो वो राखड़ रखा हुआ था ना, वहां से किसी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हम लोग चूंकि मशीन के पास थे तो बहुत क्लियर सुनाई नहीं दिया, पर जो लोग उधर रॉ मटेरियल के आसपास सामान उठा रहे थे उनको बड़ा भयानक आवाज सुनाई देता है। अब वो आवाज सुन के 2-3 लोग अपना लोड वहीं नीचे फेंकते हैं और दौड़ के चिमनी के पास आ जाते हैं। अब कुछ और लोग जो चिमनी से दूर थे वो एक बार झांकने की कोशिश करते हैं उस राखड़ के ढेर की तरफ। 2-3 सेकंड झांकने के बाद ये लोग भी वापस चिमनी के पास आ जाते हैं। अब ये सारे लोग एक साथ हैं। उसी में इनका सुपरवाइजर पूछता है कि कौन चिल्लाया है तुम लोगों में से, ऐसे मजाक मत करो रात में। तब वो सारे बोलते हैं कि हम लोग क्यों चिल्लाएंगे, हम तो काम कर रहे थे। और फिर इसी बीच जब ये लोग बात कर रहे थे तभी उस राखड़ के पास से ना एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वो बहुत करा करा के रो रहा था। ये सब लोग एक साथ उस राखड़ के ढेर की तरफ जाने लगे और जब वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई वो आवाज तो आ रही है पर वहां पर कोई है नहीं। उसके अलावा वहां 3-4 कुत्ते थे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुंह करके भौंके जा रहे हैं लगातार। इन सबको ऐसा लगा कि वो कुत्ते किसी को देख के भौंक रहे हैं पर इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी इनके बीच एक आदमी था जिसका नाम है परमा। वो धीरे से बोलता है कि लगता है फिर से आ गया वो। अब यहां ये लाइन सुनते ही भोला और उसका एक दोस्त था गोल्डी, वो दोनों एकदम चौंक गए। ये जाके पूछते हैं कि कौन कौन आ गया। और तभी इनके गांव के एक सूखी चाचा थे, वो परमा को साइड में ले जाके बोलते हैं कि चुप कर भाई, मुंह मत खोल अपना यहाँ पे। मतलब ये बच्चा सबके सामने क्यों बोल रहा है, कल से आएगा भी नहीं काम करने, तो इनका हिस्से का भी काम तुम ही करना। अब ये बात सुन के परमा एकदम चुप हो जाता है। अब उस रात इन लोगों ने अपना बचा हुआ काम खत्म किया और इनका एक रूटीन था कि सुबह वापस घर जाने से पहले इनका जो चिमनी वाला भट्टा था ना, वहां से थोड़ी दूर पर एक नहर बहती है जिसे ये लोग छोटी नहर बोल के बुलाते हैं। उसी छोटी नहर में जाके ये सब लोग नहाते हैं, अपना देह का पूरा मैल साफ करते हैं और फिर वहां से फ्रेश होके तब वापस घर जाते हैं। अब उस सुबह जब भोला नहर में नहा रहा था तो उसके दिमाग में लगातार वही चीजें कौंध रही थी कि कुत्ते किसकी ओर देख के भौंक रहे हैं और ये जो परमा चाचा हैं ये मुझसे क्या छुपा रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि लगता है वो फिर से आ गया। ये सब सवाल भोला के दिमाग को अंदर से कचोट रहे थे एकदम। भोला की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी और कई सारे सवाल लेके फाइनली भोला ने अपने एक पड़ोसी भैया से पूछने का डिसीजन लिया। वो भैया भी उसी भट्टे में काम करते थे पर उनका डे शिफ्ट चल रहा था फिलहाल। जब एक सुबह काम करके भोला वापस घर आया तो इसने उस भैया से पूछा कि भैया, वो रात को हम लोग ऐसा देखे थे, ऐसे किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रहा था और हम लोग गए उधर देखने, पीछे राखड़ के ढेर के पास तो कोई नहीं था। तब वो भैया भोला को बताते हैं कि देखो कभी कभी ना वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, बहुत लोगों ने कुछ चीखें भी सुनी है, पर जहाँ पर वो रॉ मटेरियल गिरा हुआ है ना, वहाँ पर तुम कभी अकेले मत जाना रात को,
और खासकर जो वो नहर है भट्टे के पीछे, वहां तो दिन में भी अकेले मत जाना। इस पर भोला बोलता है कि ठीक है भैया, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक चीज समझना कि जो वो नहर है ना, वो इनके प्लांट से 60 मीटर की दूरी पर है और ये कोरबा के पास एक बांध बना हुआ है, उसी बांध से पानी निकल के आ रहा है और फिर इनके गांव से थोड़ी दूर पर एक बड़ी नहर पड़ती है। उस बड़ी नहर से कट के ये छोटी नहर निकली है। भोला बताते हैं कि रोज ड्यूटी जाने के समय पहले हम उस बड़े नहर को क्रॉस करते थे, फिर उसके बाद जंगल से होकर इस छोटी नहर के किनारे पहुंचते हैं और फिर इस छोटी नहर के किनारे को पकड़ के हम सीधा पहुंचते थे अपने प्लांट जहां पर हमारी ड्यूटी होती थी। तो आई होप आपको ये नहर वाला लेआउट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब उस नाइट शिफ्ट में 1 सप्ताह काम करने के बाद भोला फिर से डे शिफ्ट में आ जाता है। अभी बताते हैं कि एक दिन काम करने के बाद हम 6-7 लोग लंच करने से पहले उस नहर में नहाने के लिए गए। उस वक्त इनके रिश्तेदार मानस भी साथ में थे और ये सब लोग आपस में बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। अब मानस वहीं नहर के किनारे भोला को दौड़ा रहा था पकड़ने के लिए और इसी बीच भोला नहर में छलांग मार देते हैं। साथ भी मानस भी नहर के अंदर कूद गए। अब चूंकि इन दोनों को तैरने काफी अच्छे से आता था, पर इस समय ये दोनों नहर के बिल्कुल किनारे पर हैं और उस किनारे पर ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। जिनको काफी अच्छे से तैरने नहीं आता तो वो वहीं सीढ़ी के पास बैठ के नहर से पानी निकाल के नहाता है। इस बीच मानस फिर से भोला को पकड़ने की कोशिश करने लगा और भोला बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा तैरता था, मेरी स्पीड भी काफी तेज थी, तो मैं वहां से तैर के काफी आगे चला गया। मानस मेरे पीछे पीछे था पर वो मुझे पकड़ नहीं पाया। अब उस दिन नहर का बहाव बहुत तेज था और ये दोनों बहते बहते जो एक साइड में सीढ़ी बनी हुई थी ना, उस सीढ़ी से काफी दूर चले गए। अब भोला बताते हैं कि इस टाइम पर कुछ लोग नहा के वापस जा चुके थे और नहर के किनारे फिलहाल सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। वो दोनों लोग किनारे पर बैठ के अपना देह पोंछ रहे थे और मैं मानस नहर के बिल्कुल बीचों बीच। फिर थोड़ी देर के बाद जो लोग किनारे पर खड़े थे उन्होंने इन दोनों को आवाज दी कि वापस आ जाओ, यहां से चलना है हम लोग को। अब मानस चुपचाप नहर से बाहर निकल जाता है और भोला उसके पीछे पीछे आ रहा था। भोला बताते हैं कि मैं उस नहर की सीढ़ी से कुछ ही दूर पर था और मानस और मेरे 2 और साथी किनारे पर बैठे हुए। मैं सीढ़ी की ओर बढ़ रहा था और इसी बीच किसी ने मेरा कमर पकड़ के मुझे पानी के अंदर खींच लिया। उसने दोनों हाथों से काफी तेज मेरे कमर को जकड़ा हुआ था और जिस तरीके का उसका टच था, मुझे समझ में आ चुका था कि भाई ये कोई इंसान तो नहीं है। यहां पर भोला ने जोर लगा के उसके दोनों हाथों को झटका और बहुत तेजी से नहर के किनारे पर आ गए। किनारे पर पहुंच के वो एकदम हांफने लगे तो बाकी दोस्तों ने पूछा कि क्या हो गया था। तब भोला ने सारी बात बताई कि मुझे अभी किसी ने नहर के अंदर पकड़ के खींचा है। ये सब लोग एकटक उस नहर की तरफ देखने लगे। ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर कोई इंसान होगा तो वो 1-1.5 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर टिक नहीं पाएगा। वो फाइनली ऊपर आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे कि वो कौन है। पर भाई ये 5, 7, 10 मिनट तक वेट करते रह गए, कोई भी पानी से निकल के ऊपर नहीं आया। इन सबको यकीन हो गया था कि वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ी देर में ये बात इनके पूरे बिरादरी में फैल गई और इसके बाद से ही लोग नहर के अंदर जाके नहाने से कतराने लगे। सबके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था कि कहीं हम जाएं नहर के अंदर नहाने और फिर हमें वो नीचे खींच ले तो। यहाँ पर सबने डिसाइड किया कि हम अकेले कभी भी नहर के अंदर नहीं जाएंगे। जब भी नहाना होगा तो हम 3-4 लोग एक साथ अंदर घुसेंगे। अब फाइनली कुछ दिन के बाद वो हफ्ता पूरा हुआ, भोला को अपना पेमेंट मिलता है और फिर अगले हफ्ते से भोला को नाइट शिफ्ट में डाल दिया जाता है। अब हर बार की तरह भोला और उसके गांव के 7 लोग अपनी नाइट ड्यूटी कंप्लीट करके अगली सुबह उस नहर के पास जाके नहाने लगे। भोला बताते हैं कि 2-3 लोग नहर के अंदर उतरे हुए थे। मैं किनारे में बैठ के ब्रश कर रहा था और जो मेरा दोस्त था मानस, वो सीढ़ी पर बैठ के अपने कपड़े धो रहा है। मानस का एक पैर वहीं नहर के अंदर था और कुछ देर के बाद ही मानस अचानक स्लाइड होके नीचे चला गया नहर में। एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया नीचे से, मुझे बचा लो। अब उसकी चीख सुन के सब लोग एकदम चौकन्ने हो गए। जो ऑलरेडी नहर में 2-3 लोग नहा रहे थे वो और किनारे पर जो लोग थे वो सब मिलके मानस को ऊपर खींचने लगे।
पर उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि इन सबको बहुत मेहनत करना पड़ा ऊपर खींचने के लिए। पर फाइनली जैसे तैसे ये लोग खींच के मानस को ऊपर लेके आए और इन्होंने देखा कि जो मानस का पैर है ना वो पूरा फटा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने बहुत नुकीले नाखून से उसके पैर को फाड़ने की कोशिश की है। ये लोग मानस को किनारे पर लेटाते हैं और फिर जो उनके पास गमछा था उस गमछे से उसके पैर के घाव को लपेटने लगे। अब ये लोग लपेट रहे थे कि इनको नहर के दूसरे कोने से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। इन सबका ध्यान उस किनारे पर गया और भाई इन लोगों ने देखा कि एक 13-14 साल का बच्चा नहर के दूसरे किनारे पर बैठ के इनकी ओर देख रहा है। इनकी ओर देखते हुए एक बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रहा है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस बच्चे का पेट गायब था। मतलब उस पेट की जगह पूरा एक काला खोखला जैसा स्ट्रक्चर था और जितने लोगों ने देखा जो उसका चेहरा था वो एकदम वाइट। अब ये लोग उसको देख ही रहे थे कि अगले ही पल इन्होंने पाया कि वो बच्चा इनके किनारे वाले साइड का जो पानी है उस पानी में ऐसे फ्लैट एकदम लेटा हुआ है। ऐसे लेटे हुए वो पानी के बहाव के साथ दूसरी तरफ जा रहा था। भाई इन सब ने मानस को तुरंत उठाया और वहां से भाग के नहर से एकदम दूर चले गए। अब इस घटना के बाद से ही सबने उस नहर में नहाना बंद कर दिया और भोला भी अगले दिन से काम पर जाना छोड़ देता है। बाद में पूछताछ करने पर पता चलता है कि कुछ साल पहले इसी भट्टे में काम करने वाला एक लड़का वहां नहर में डूब के मर गया था। जो इनके गांव के परमा चाचा थे उनको ये बात पता थी और कई बार उन्होंने उस लड़के की आत्मा को भट्टे के पीछे देखा है। उसी लड़के की स्पिरिट उस जगह को हॉन्ट करती है और वहां के लोग उसे पानी वाला भूत बोलते हैं, जिसे उस जगह के लोकल लैंग्वेज में झिधरी बोला जाता है। बिहार में ऐसे पानी वाले भूत को पंडुब्बा बोलते हैं। आपकी स्टेट में क्या बोला जाता है अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।